बताइए लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? मोशन अंडर ग्रेविटी फिनिश हो गया था और आपने होमवर्क दिया था असाइनमेंट 5 और मॉड्यूल से। वो तीनों केस 1 केस 2 केस 3 फिनिश कर दिया था। बोलिए, वो तीनों केस 1 केस 2 केस 3 फिनिश कर दिया था मैंने। हाँ सर, केस 1 केस 2 केस 3 दे दिया था। अच्छा, उसके क्वेश्चंस कुछ कराए थे? हाँ सर, 2 क्वेश्चंस कराए थे और होमवर्क भी असाइनमेंट 3 4 दिया था पहले, फिर अभी असाइनमेंट 5 दिया, लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट 5 और मॉड्यूल से दिया। लास्ट लेक्चर में कहाँ तक असाइनमेंट डिस्कस कर चुके हैं? 5 कर चुके हैं डिस्कस? नहीं सर, 5 अभी डिस्कस करना है। अच्छा, तो असाइनमेंट 5 डिस्कस करना है। कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन होमवर्क? हाँ सर। यस सर। तो असाइनमेंट 5 होमवर्क दिया था और बुकलेट से भी होमवर्क दिया था, यही ना? हाँ सर। तो एक बार जरा सा मुझे बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, वो कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस। बोलिए, पहले बुकलेट या असाइनमेंट? असाइनमेंट। पहले असाइनमेंट 5 बोलो, फिर बुकलेट में डाउट बोलो। बोलिए। 4 5 11 4 5 11 6 12 13 14 15 12 13 14 16 सर और 6 सिक्स्थ भी सब मैं ही बताऊंगा लगता है। और 10 10th 10 11 12 13 14 बीच में 15 बच गया, पता नहीं कैसे। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 16 थे। नहीं सर, 15 ही थे। 15 है। तो 16 कहाँ से पूछा? 15 टोटल क्वेश्चन कितने थे देखिए तो जरा सा। सर 15 क्वेश्चंस। तो ये 16 किसने पूछा? सर 15 पूछा था। सर 16 नहीं है ना? 15 अच्छा, 16 की जगह 15 पूछा आपने, ऐसा? तो देखो 15 में से 9 क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिए। बताओ ये कैसी नाइंसाफी है? बुकलेट में बोलिए। 9 9 और असाइनमेंट का 9। क्या बोल रहे हो? असाइनमेंट का 9। असाइनमेंट का 9। बाप रे, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। 9 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, क्या फायदा पढ़ाने का, बताओ। चलो पहले असाइनमेंट कर लेते हैं फिर देखते हैं। असाइनमेंट पहले मुझे निकालने दीजिए। असाइनमेंट नंबर 5, ठीक है। मैं स्क्रीन पे भी शेयर करके रखता हूँ ताकि किसी के पास नहीं हो तो वो भी देख ले। तो दूसरे डिवाइस से स्क्रीन पे भी शेयर करके रखता हूँ। जिसको क्वेश्चन देखना है वो अपना टॉगल करके बीच बीच में देखता रहे। अब ये नहीं चाहिए कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू करना है? 4 से। ठीक है। ठीक है, आप लोगों को बोर्ड और स्क्रीन दोनों दिख रहा है? यस सर। तो आप लोग क्या करना कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त जिसको भी जरूरत है स्क्रीन देख लेना और सॉल्यूशन के लिए बोर्ड देख लेना अगर तुम लोगों को दिक्कत है तो। और ये कौन ये स्क्रीन शेयर में ऐसे बात कर रहा है? हटा दूंगा तुम्हें मैं मीटिंग से 2 मिनट में।
स्क्रीन शेयर के साथ डिस्टर्ब मत करो, जल्दी रेज करो। हाँ ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कुछ ऐसा है। फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर a stone is thrown up and reaches the ground in time t1. A second stone is thrown down with same speed and reaches the ground in time t2. The third stone is released from rest and reaches the ground in time t3. तो मुझे t1, t2, t3 में रिलेशन चाहिए, यही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, तो ये केस 1, केस 2, केस 3 किया था, वही लिखा हुआ है। हाँ सर। तो उसी में t1, t2, t3 टाइम में रिलेशन चाहिए। पता नहीं आपने क्यों पूछा है, चलिए देखिए फिर भी कर देता हूँ। यहाँ से u स्पीड से किसी को ऊपर थ्रो किया, तो ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ये हाइट h थी और इस केस में टाइम t1 लगा, तो मैं लिखूंगा h इज इक्वल टू ut माइनस h इज इक्वल टू ut1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। Yes. दूसरे केस में इसी हाइट से u स्पीड से नीचे थ्रो किया गया, तो दूसरे केस में लिखूंगा मैं माइनस h इज इक्वल टू माइनस ut माइनस हाफ ut2 माइनस हाफ gt2 स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। बोलिए। Yes, sir. और तीसरे केस में इसको ड्रॉप किया गया इसी हाइट से, तो तीसरे केस का इक्वेशन लिखूंगा मैं माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ g t3 स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। ये तीनों इक्वेशन में कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं सर, इसमें तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो मुझे क्या चाहिए, t1, t2 और t3 में रिलेशन चाहिए। हाँ सर। तो t1, t2 और t3 में रिलेशन चाहिए, तो u और h मुझे नहीं चाहिए, यही मतलब हुआ ना। हाँ तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह सर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में डाउट है थोड़ा। क्या डाउट है, बोलो। सर वो जो स्टोन है वो ऊपर जाके नीचे आया, तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? ऊपर भी गया ना। कौन सा लगेगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर में s क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। 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 तो पहले यहाँ था और फाइनली यहाँ पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्या सर एक बार रिपीट करना। पहले यहाँ था और फाइनली यहाँ पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अच्छा ओके, समझ गया सर, थैंक यू। मुझे u और h हटाना है, तो देखो इक्वेशन 1 को अगर t2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को t1 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो u वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। सर रिपीट करो ना। इक्वेशन 1 को t2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को t1 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो u का टर्म गया। बोलना। Yes, sir. तो गया के बाद क्या इक्वेशन मिला, तो ऐसा मिला माइनस h इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस हाफ g t1 t2 कॉमन t1 प्लस t2, ऐसा मिला। इक्वेशन 1 को t2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को t1 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया, तो ऐसा कुछ मिला। जल्दी बोलो। हाँ सर। तो ये t1 प्लस t2 गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया माइनस h
इज इक्वल टू माइनस हाफ जी T1 T2, ऐसा मिल गया। इसको बोल दो इक्वेशन 4 और माइनस एच की वैल्यू यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो गया, माइनस हाफ जी T1 T2 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी T3 स्क्वायर। तो ये माइनस हाफ जी गया तो यहाँ से मिल गया T3 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2, ये आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में सबको? आंसर होगा ऐसा कोई सर ऑप्शन लेकिन है? उधर तो कोई अलग ही आंसर है। हाँ गलत आंसर है उधर, ऑप्शन बी आंसर होगा। इसके आंसर की में मिस्टेक है, देखा है मैंने। ठीक है, तो आंसर विल बी आंसर बी। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्ट, रहने तो जगह है, एक ही बार बोलूंगा तो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप एंड इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट h in t seconds. The height of particle at any instant of time will be, ठीक है, इसमें क्या है, तो लिखा हुआ है कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है टी टाइम में, है ना। हाँ सर। टाइम ऑफ एसेंट होता कितना है, u by g। हाँ सर। मतलब मुझे u by g की वैल्यू पता है t, मतलब u की वैल्यू मुझे पता है g into t। ये हो गया इक्वेशन, हाँ है ना। सर। अब मुझे चाहिए हाइट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि h इज इक्वल टू u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो h मुझे मिलेगा u स्क्वायर बाई h की वैल्यू मिलेगा हाफ डी टी स्क्वायर ही मिलेगा, मतलब h की वैल्यू मिलेगी हाफ डी टी स्क्वायर, करके देखो। ठीक है, तो u को dt पुट करोगे तो dt स्क्वायर माइनस हाफ dt स्क्वायर, तो हाफ dt स्क्वायर h की वैल्यू मिलेगी। ये हो गई इक्वेशन 2। मेरे से पूछा है किसी टाइम पर कितने हाइट पर होगा, तो किसी टाइम t पर उसकी हाइट क्या होगी, h इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा। अब मुझे जो आंसर है, मेरे सारे आंसर स्मॉल टी, कैपिटल टी और एक्स के टर्म में है ना, यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यू की वैल्यू पहले तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो जी इंटू टी इंटू स्मॉल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे एक चीज, मेरा आंसर में मुझे h इंट्रोड्यूस करना है ना, ठीक, मुझे आंसर में h इंट्रोड्यूस करना है, तो इसको ऐसे कर दो, g इंटू टी कॉमन ले लिया तो ये हो गया t माइनस स्मॉल टी बाई 2, ऐसा कुछ। मुझे अब यहाँ से एक्चुअल में आंसर मैच करना है और कुछ नहीं, तो यहाँ से मुझे dt कॉमन कर लिया तो ये मेरा ऐसा आ गया। अब देखोगे ये तो आंसर है नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बोलिए। नो सर। नहीं, तो जब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इससे ये तो पता चल गया कि ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा और ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा। ये बात समझ आ गई?
विदाउट एच हमारा आंसर ये है, आया ना? तो विदाउट एच जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, वो तो नहीं होगा, ये पक्का है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब मुझे ऑप्शन नंबर बी और सी को चेक, सॉरी बी और डी को चेक करना है। तो बी और डी को चेक करने के लिए, जैसे बी में h माइनस हाफ जी टी माइनस टी स्क्वायर है, तो उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर इतना ही आया तो होगा, नहीं तो आंसर डी होगा। क्लियर? यस सर। ऑप्शन ए और सी नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। बी और डी को चेक करना है, तो अब हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में मुझे दिया हुआ है h माइनस हाफ जी स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी का होल स्क्वायर। तो h की जगह, h जो मेरा हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर है वो पुट कर दीजिए। तो ये हो गया हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर माइनस हाफ जी स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ जी कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर। ऐसा हो गया। हाँ सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, तो ए प्लस बी लिखेंगे तो 2t माइनस टी, और ए माइनस बी लिखेंगे तो केवल टी। आई बात समझ में? इस टू नहीं को सर। अंदर ले जाओ तो g इंटू कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी बाई 2 इंटू स्मॉल टी, ये इसको मैच कर गया। सर वो आपने क्या किया वो नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ आया? सर वो ऊपर का स्टेप जो आपने किया ना, टी माइनस छोटा टी माइनस बड़ा टी का होल स्क्वायर। ये नहीं सर, नीचे ये उसके ये तो नीचे। बेटा, ये तो मैंने ऑप्शन बी को चेक किया। हाफ जी इसमें भी दिख रहा है, हाफ जी इसमें भी दिख रहा है। वो सर समझ गया, नीचे वाला सुन 2 मिनट सुन, हाफ जी कॉमन लिया तो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। स्कूल में बचपन में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ तो वही किया है। अच्छा, हाँ समझा समझा। समझा पक्के से? हाँ सर समझा। तो चलिए फोर्थ और फिफ्थ जरा आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। लाइट आ रही होगी खिड़की की, तो उसको मैं ठीक कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे कॉर्नर वाला।
हो गया? आगे बढ़े? Sir, 2 minutes. बोलिए, इरेज करूं? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A man is standing on the edge of cliff, throws a stone straight up with initial speed u, and then throws another stone straight down with same speed u from the same position. Find the ratio of speed the stone would have attained when they hit the ground. 1:1 होगा? हाँ सर। क्यों पूछा ये तो कॉमन सेंस है। एनर्जी कंजर्वेशन भी कर दो अगर, तो इस पॉइंट पर एनर्जी जितनी है और ग्राउंड पर जितनी एनर्जी है, दोनों को अगर इक्वल करोगे तो दोनों ही केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी सेम है, तो फाइनल एनर्जी भी सेम होगी। फाइनली दोनों ग्राउंड पर है तो दोनों की काइनेटिक सेम होगी, दोनों का स्पीड सेम होगा। समझा कुछ या सॉल्व करके बताऊं? नहीं सर। समझा सर, समझा। काइनेमेटिक्स के मेथड से भी देखोगे तो इसको यू स्पीड से इधर थ्रो किया और इसको यू स्पीड से इधर थ्रो किया, दोनों पहुंचा ग्राउंड पर। दोनों को टाइम अलग अलग लग सकता है, मुझे मतलब नहीं है। ये हाइट है इसकी भी है, ये हाइट है इसकी भी है। जब ग्राउंड पर v² = u² डालेंगे। हाँ, v
इसका VB, इसका V1, इसका V2 कर दो। तो हम लोग लिख सकते हैं V1 स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2 इंटू A दैट इज माइनस G इंटू S दैट इज माइनस H। तो ये हो गया U स्क्वायर प्लस 2GH। इसमें अगर देखेंगे तो ठीक वैसे ही V2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस U का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस G इंटू माइनस H। तो ये भी तो उतना ही हुआ ना, U स्क्वायर प्लस 2GH। तो यहाँ से दिख रहा है कि V1 इक्वल टू V2 दिख रहा है। 1:1. Question number 9. A speed of two identical cars are U and 4U at a specific instant. The ratio of a respective distance in which two cars are stopped from that instant by same braking force will be. तो दोनों का रिटार्डेशन सेम है हाँ सर. और दोनों रुक गया, मतलब दोनों का भी 0 है। तो पहले वाले के लिए लिखेंगे V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू S1। तो यहाँ से V 0 है तो S1 मुझे मिलेगा U स्क्वायर बाई 2A मिलेगा। दूसरे केस में वही लिखेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे का स्पीड कितना है 4U, तो 4U का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू S2। तो यहाँ से मुझे S2 मिलेगा 16 इंटू U स्क्वायर बाई 2A। तो यहाँ से मिल गया S2 इज इक्वल टू 16 S1। यही शायद पूछा रहा होगा। हाँ सर, रेशियो पूछा था बस. हाँ एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी ये 10 ही है ना, अभी जो बताया था वो 10 है। अच्छा 9th बीच में छोड़ दिया मैंने। ये 10 है। 9th अब देखो from a building two balls A and B are thrown such that A thrown upward and B downward with same velocity. V and VB are respective velocity on the same question है VA equal to VB. Question number 9 and 6 are same. आया ना? हाँ सर. Now question number 11. A ball is released from top of a tower of height h meter. If it takes t seconds to reach the ground, what is the position of ball at t by 3 seconds? आपने क्यों पूछा तुम लोग? शर्म आ रही है मुझे। h हाइट की बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया और कहता है नीचे पहुंचने में इसको टाइम t लगता है। तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ g कैपिटल T स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes. बोलो। तो अब पूछा t by 3 सेकेंड पर कहाँ होगा, तो t by 3 सेकेंड पर मान लो y डिस्टेंस नीचे आ गया, कहाँ पर t by 3 सेकेंड पर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ g इंटू t by 3 का स्क्वायर दैट इज हाफ g t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9। ये पूरा h है तो ये h by 9 होगा, h by 9 फ्रॉम टॉप या बॉटम से अगर पूछा होगा तो 8h by 9 फ्रॉम बॉटम। आई बात समझ में? हाँ सर. तो इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन होगा h by 9 फ्रॉम टॉप। ऐसा कुछ आंसर है नहीं। तो दूसरा h minus h by 9 दैट इज 8h by 9
फ्रॉम बॉटम, ऐसा कुछ आंसर है? इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सर पहले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है? सर वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? सबसे पहला इक्वेशन 10th में या 6th में? 11th में। इसमें 11th। अरे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज किया है। s क्या है? रेस्ट डिस्प्लेसमेंट है। u 0 कैसे सर? रेस्ट दिया नहीं लोग ना, मतलब लिखा है थ्रोन लिखा है या ड्रॉप लिखा है? ड्रॉप लिखा है सर। ड्रॉप लिखा है, तो ड्रॉप कैसे करते हैं? ऐसे करके छोड़ देते हैं। थ्रोन मतलब पटकते हैं। अच्छा ये तो इंग्लिश है, फिजिक्स का है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12। A particle is moving eastward with velocity 5 meter per second. In 10 seconds, velocity changes 5 meter per second in northward to average acceleration पूछा है। तो ऐसा कर लो, यहाँ पर कॉमन सेंस से इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी किधर है? किधर है? 5 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट है, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 5 i कैप। फाइनल वेलोसिटी किधर है? Northwards. किधर? North. कितना यूनिट? 5 meters. 5। तो फाइनल वेलोसिटी लिख दिया मैं 5j कैप। कोई दिक्कत? नहीं सर वो क्या लिखा है 5 के बाद? i कैप, j कैप। सर मतलब वेक्टर पढ़ा है? नहीं सर, अभी तो मैंने तो नहीं किया था क्लास। नहीं सर, हम लोग का वेक्टर नहीं हुआ है। हमारा वेक्टर्स नहीं हुआ है सर। अच्छा, नहीं सर, शुरू ही नहीं हुआ है। नहीं सर, कोई बात शुरू ही नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वेक्टर शुरू होगा। हटा देते हैं, ऐसे नहीं बताते, दूसरा तरीका। ये तो मालूम है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। हाँ सर। और एक्सीलरेशन होता है चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये मालूम है? यस हाँ सर। सर। चेंजिंग वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मालूम है? हाँ सर। अब देखो, तो फाइनल वेलोसिटी किधर है? नॉर्थ की ओर। नॉर्थ की ओर है ना? तो ये जो रेड वाला एरो बनाया मैंने, ये है फाइनल वेलोसिटी का यूनिट, इसका 5 है, आया ना? हाँ सर। मुझे क्या चाहिए? फाइनल में नेगेटिव और इनिशियल को ऐड करना है, यही मतलब हुआ। बोलो। यस सर। इनिशियल किधर है? 5 along ईस्ट, ऐसा है। तो ये हो गया मेरा इनिशियल। ब्लैक वाला इनिशियल हुआ हाँ सर। और रेड वाला फाइनल वेक्टर हुआ, हाँ या ना? हाँ। बोलो तो, इतना तो मालूम होगा ना? ये भी नहीं पता? क्या है सर? ब्लैक
वाला इनिशियल वेक्टर है का डायरेक्शन है और रेड वाला फाइनल का डायरेक्शन है। ये पता चला या नहीं? हाँ सर। मुझे क्या चाहिए? फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब मुझे फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी के नेगेटिव को ऐड करना है। आया ना? इनिशियल अगर 5 इधर है तो नेगेटिव ऑफ इनिशियल ये हो गया। तो नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया और फाइनल वेलोसिटी ये हो गया। ग्रीन वाला मेरा नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ या ना? हाँ सर। और रेड वाला मेरा फाइनल वेलोसिटी है, हाँ या ना? हाँ सर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर मिलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए ये एक पैरेललोग्राम बना देंगे तो ऐसा होगा। यही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये रेड वाला जो टेढ़ा लाइन है। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो इस डायग्राम में ये 5 है और ये 5 है, मतलब ये भी 5 है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5√2 पाइथागोरस थ्योरम से। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 5 और ये 5, तो ये 5√2। हाँ सर। हाँ सर। हो गया? यस सर। बोलो ना हाँ या ना? हाँ। तो ये मैंने लिख दिया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 5√2। टाइम कितना लगा था? 10 सेकेंड लगा था। यस सर। और ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। हाँ सर। तो नॉर्थ वेस्ट 5 2 जा 10, √2 से √2 में 2 चला जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along the direction नॉर्थ वेस्ट। आया समझ में? हाँ सर। वेक्टर पढ़ेंगे तो ये ओरली भी हो जाएगा, बट वेक्टर नहीं पढ़े हैं इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। वो मैं ध्यान में रहा नहीं कि आप लोगों का वेक्टर अभी नहीं होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर 13 14 15 पे आते हैं। सर। हाँ बोलो। सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब असाइनमेंट्स में मेरे पास नहीं है। तो ये कहाँ एडमिशन लिया है तुमने? बोरीवली ब्रांच। बोरीवली ब्रांच में, और आज फर्स्ट लेक्चर है? हाँ सर। ठीक है। तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री सबका फर्स्ट लेक्चर ही होगा या किसी का हो चुका है? सर सबका फर्स्ट लेक्चर है। सबका फर्स्ट लेक्चर है। तो सबके पुराने लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स, असाइनमेंट, बुकलेट ये सब इकट्ठा किया कि नहीं? क्या सर? पिछले जितने लेक्चर हुए हैं, चाहे फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो या मैथ के हो, ठीक है? हाँ। सारे लेक्चर्स के वीडियो, हाँ। सारे लेक्चर के असाइनमेंट, हाँ। और सारे 2 बुकलेट मिले होंगे हर सब्जेक्ट में, तो 6 बुकलेट वीडियो। सर ये मेरे पास बुकलेट एक भी नहीं है। एक भी नहीं मिला है ये सर? नहीं सर। ठीक है। फिजिक्स का तुम मुझे मैसेज कर देना प्राइवेटली व्हाट्सएप पे, मैं हाँ, आपको फिजिक्स के जितने भी, फिजिक्स का सबके ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बुकलेट, असाइनमेंट और वीडियो लेक्चर जितने हैं पुराने सब दे दूंगा, जरा बैठ के कवर कर देना, ठीक है? ठीक है सर। तो सर डाउट होगा तो फिर बताओ। सर ये अटेंड करूँ? हाँ हाँ, तो घर में बैठ के कौन सा 3 बार लेगा? कम से कम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? मान लो देखते रहोगे कुछ तो चमकेगा, और नहीं अगर मान लो ये लेक्चर अटेंड नहीं करके कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ लोगे तो कर लो। ठीक है और क्या सर। बोलोगे?
उससे अच्छा देखते रहो, कुछ तो चमकेगा, कुछ कीवर्ड्स कुछ तो सुनाई देगा। ओके तो अगर सर। कोई बहुत बड़ा काम नहीं अटका पड़ा है तो आराम से बैठ के देख लो, थोड़ी देर, कुछ नहीं जाता है। ओके सर। सर ऐसे ही वाले क्वेश्चन मुझे असाइनमेंट 1 में नहीं आ रहे थे। क्या बोला, कुछ पूछा क्या? सर मैं वही वैसा बोल रहा था कि असाइनमेंट 1 में मुझे ऐसे वाले क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे थे, 12th जैसे क्वेश्चंस। वेक्टर वाले? हाँ सर। हाँ तो वेक्टर पढ़ लोगे, हो जाएगा, बहुत आसान है। वेक्टर साथ शुरू किए होंगे शायद या करने वाले होंगे। हाँ सर। हो गया, कॉपी किया हुआ, इरेज करूं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। स्क्रीन शेयर बंद हो गया शायद, ये दिख रहा है। Question number 13. A body is at rest at x is equal to 0. At t is equal to 0, it start moving in. कहाँ चला गया? It start moving in positive x direction with constant acceleration. At the same instant, another body passes through x is equal to 0, moving in positive x direction with constant speed. The position of first body is given by x1t, second का x2t. Which of the following graph correctly represent x1 minus x2 as a function of time? देखो एकदम सिंपल है। देखो पहला वाला बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है, हाँ या ना? बोलो। बोल तो सही। फर्स्ट बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। तो उसका पोजीशन x1 क्या होगा? हाफ at स्क्वायर होगा। रेस्ट से स्टार्ट किया है ऐसा लिखा है। हाँ सर। दूसरा वाला बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। Yes, sir. क्या होगा? Yes. मुझे क्या करना है? x1 माइनस x2 का ग्राफ टाइम के अगेंस्ट देखना है। तो ये हो जाएगा हाफ at स्क्वायर माइनस ut, ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हाफ, ऐसा कर लो, क्या t कॉमन आ गया, t कॉमन आ गया तो ये हो गया at/2 माइनस u, ऐसा हुआ। यस सर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है टाइम t में। at स्क्वायर माइनस ut, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है टाइम t में, हाँ या ना? हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है मालूम है? कुछ स्कूल में पढ़ा है? Yes, sir. पढ़ा है। क्या कैसा होता है? नहीं सर।
कर्व्ड होता है। चलो छोड़ो, चुपचाप सुनो। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं, एक t इक्वल टू 0, ऐसे ही चलो, आपने पढ़ा है, कोई बात नहीं। एक तो t इक्वल टू 0 और एक दूसरा t इज इक्वल टू 2u/a। ये दो टाइम है जहां पर x1 माइनस x2 की वैल्यू 0 है, है ना? ओ भाई साहब, अरे t इंटू दिस मच, तो जब t 0 होगा तब ये 0 होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये इसका एक रूट हुआ, है ना? हाँ हाँ दूसरा, जब ये 0 होगा तो ये फिर 0 होगा, तो ये पूरा 0 होगा कब? 2u/a टाइम पर। हाँ हाँ सर। सर। तो इसके दो रूट ये हो गए। हाँ सर। तो एक t इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है और एक कुछ और टाइम के बाद हो रहा है। मुझे वैल्यू से नहीं मतलब, मुझे तो ग्राफ देखना है। अब देखो, जब टाइम इंक्रीज करेंगे, जब टाइम इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज करेगा और ये भी इंक्रीज करेगा। हाँ सर। और तो ये एक बार यहाँ 0 होगा, एक बार फिर यहाँ 0 होगा, ऐसा होगा ग्राफ। सुनो, एक बार यहाँ 0 होगा, एक बार यहाँ 0 होगा, ये तो पक्का है। तो इसके बीच में दो बातें हुई होंगी, या तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, या फिर फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। यही दो पॉसिबिलिटी है। यस सर। हाँ सर। यस सर। कोई एक चीज अभी 0 है और थोड़ी देर के बाद भी 0 है, इसका मतलब अभी डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होके 0 हुआ होगा, या अभी इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होके 0 हुआ होगा। यही दो बातें हो सकती है। यस सर। यस सर। दोनों में से कौन सा है ये मुझे चूज करना है। यस सर। यस सर। यही बात है ना कि इन दोनों में से कौन सा है ये मुझे चूज करना है। यस यस सर। सर। तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं अपने मन से, a का कुछ वैल्यू, u का कुछ, अगर समझ आया तो ठीक है। जिसको क्वाड्रेटिक आता है 2 सेकंड का काम है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, 1 सेकंड में ऐसे ही बोल देगा। मान लो आपको नहीं पता है तो छोड़ो। अब मुझे ये देखना है कि टाइम के इंक्रीज करने पर ये फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या फर्स्ट डिक्रीज करता है देन इंक्रीज करता है, या कैसा है। तो ये बात अगर समझ आ गई तो मेरा काम चलेगा। तो यस आप सर। हाँ सर। आप अपने हिसाब से कुछ भी समझने के लिए a और u का कोई वैल्यू असाइन कर दो, जिससे कि तुम्हारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। तो मान लो मैंने a को कुछ 2 के मल्टीपल में डाल दिया, मान लो 6 मीटर पर सेकंड कह दिया, और u को मैंने मान लो 6 मीटर पर, और u को मान लो मैंने डाल दिया 2 मीटर पर सेकंड। ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया, t इंटू a को 6 तो 3t और u को 2, ऐसा। तो देखो, तो टाइम बढ़ाने पर वैल्यू डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। जैसे t का वैल्यू मैंने 1 रखा तो 1 आया, 1 इंटू 3 माइनस 2 1 आया। हाँ सर। u को और भी बड़ा कर दो, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, 10 पकड़ लो, 10 ऐसा करो और समझने में आसानी है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर वैल्यू 1 आई, नहीं, t इक्वल टू 1 सेकंड पर वैल्यू कितना आया, t1 पुट कर दो तो 3 माइनस 10 माइनस 7, t इक्वल टू 2 पुट करो तो 6 माइनस 10 माइनस 4। हाँ सर। तो
और t इक्वल टू 0 पर 0 तो दिख रहा है 0 से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। ये बात समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो फर्स्ट डिक्रीज देन यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 होना है, तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज ऐसा आ रहा है। अदरवाइज इन जनरल जिसको समझ आ जाए उसके लिए मैं एक बताता हूँ। कोई भी आप लोग अगर क्वाड्रेटिक पढ़े हो ना, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव होता है तो ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा, सर भी पढ़ाएंगे बाद में अगर स्कूल में नहीं पढ़े हो तो। अदरवाइज तो मैं यहीं से देख के बता देता कि कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर कुछ भी तो है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड जैसा नेचर होगा। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लो क्योंकि ओरली है ये। पढ़ लिया सबने? तो देखो P और Q दोनों का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है, आया ना? हाँ सर। x y जो भी कह दो, A से B तक जाता है तो Q जा रहा है सीधा रास्ते में और P जा रहा है टेढ़ा होके, इतने का ही फर्क है ना? हाँ सर। मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, AB। है ना? दोनों का AB वाले लाइन में इनिशियल वेलोसिटी सेम है, आया ना? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि P और Q दोनों का AB वाले लाइन के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी सेम है? यस सर। है लिखा है क्वेश्चन में, बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. AB वाले लाइन के लॉन्ग दोनों का एक्सेलरेशन 0 होगा, आया ना? Yes, sir. तो AB वाले लाइन के लॉन्ग दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, तो टाइम भी सेम लगेगा। समझे? हाँ सर। पक्के से समझ गए या कोई डाउट है थोड़ा भी?
सर लेकिन वो डिस्टेंस तो ज्यादा कवर कर रहा है ना। हाँ तो एक जो भी तो आप लोग इक्वेशन पढ़े हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या जो कुछ भी, वो तो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा। s वहां पर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों होता है ना वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस थोड़ा ना होता है हाँ उस सर। इक्वेशन में। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है ना। हाँ सर। पक्का। हाँ सर पक्का। ठीक। नेक्स्ट 15। सर लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम कैसे हुआ? 0 a के लॉन्ग, आई मीन वो जो लाइन ए बी है एक्स एक्सिस वाला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जो p है, p का एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। हाँ तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, मतलब हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग 0 है। हाँ सर। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है ना। हाँ वाई डायरेक्शन में मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसका एक्सेलरेशन को। तो देखो नीचे वाले डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम में अलग अलग होगा, बट एक्स वाले में तो सब कुछ सेम है। हाँ सब सेम। क्लियर। ओके सर। नेक्स्ट 15। सर हाँ सर मेरे पास काइनेमेटिक्स का सिर्फ फर्स्ट पीडीएफ ही है। क्या है? काइनेमेटिक्स चैप्टर का सिर्फ फर्स्ट पीडीएफ है असाइनमेंट। हाँ तो एक ही पीडीएफ दिया है ना काइनेमेटिक्स चैप्टर का। अच्छा सर, ओके ओके, मेरे को लगा सर आपने अलग अलग दिए तो उसमें सब है अलग अलग। नहीं नहीं, बुकलेट की बात कर रहे हो या असाइनमेंट की बात कर रहे हो? सर असाइनमेंट। नहीं तो असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट नंबर 5। तो 5 असाइनमेंट दे चुका हूँ और एक बुकलेट दे चुका हूँ। ओके सर। ठीक है, तो हाँ। असाइनमेंट 4 और होंगे। किसी को Yes. चाहिए होंगे मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। अदरवाइज Okay. ग्रुप में पुराने मिल जाएंगे। ओके अगर सर। पहले से ग्रुप में हो तो नया ज्वाइन किए हो तो नहीं मिलेगा तो मुझसे ले लेना। श्योर सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A ball is dropped vertically from a height t above the ground. If it hits the ground and bounces up to height d by 2, neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v varies as height h। वो पूछा है। तो देखो सिनेरियो कुछ ऐसा है, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप हुआ तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस ग्राउंड पर हिट किया, यहाँ के बाद ग्राउंड इसको कुछ वापस वेलोसिटी दिया जिससे कि ये यहाँ तक पहुंचा, और ये हाइट है मेरा d/2 और ये हाइट है मेरा d। यहाँ पर वेलोसिटी 0 था, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। यही कहानी है। इसके बाद फिर नीचे आएगा, बट मुझे इतने देर का ही मोशन देखना है। लिखा है क्वेश्चन में नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन, तो इसके बाद होता रहेगा, बट मुझे इतना ही देखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो। मुझे वेलोसिटी और हाइट इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y एक्सिस पर वेलोसिटी रख दिया, x एक्सिस पर मैंने हाइट रख दिया। सुनना ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पर? 0। तो मेरी कहानी इस लाइन पर कहीं से स्टार्ट होगी, यहाँ पर v 0 है। समझे मेरी बात? यस हाँ सर। सर। एक मिनट, हाइट से पूछा है, वेरीज विद हाइट एच एबव द ग्राउंड। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। अच्छा, तो y 0 और इनिशियल हाइट है d, है ना। तो इनिशियल हाइट है d, मतलब यहाँ से होगा और यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है ना, तो यहाँ से शुरू होगा। यस सर। अब
जैसे जैसे नीचे आएगा तो हाइट डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, हाँ सर। हाइट डिक्रीज होगी, और नीचे की ओर नेगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यस सर। तो नेगेटिव में हाइट डिक्रीज होगा और नेगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज होगा। और कैसे इंक्रीज होगा? तो फॉर्मूला है मेरे पास va स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा वाला फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये इंक्रीज स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, कर्व होगा, ये पक्का है। यस सर। यहाँ पर हाइट 0 हो गई, मतलब हम यहाँ पहुंच गए, हाँ है ना? हाँ तो जब Yes, यहाँ sir. पर पहुंचे तो वेलोसिटी नेगेटिव से अपना डायरेक्शन पॉजिटिव चेंज कर लिया। हाँ हाँ। तो Yes. ये जितनी वेलोसिटी है उससे कुछ कम, क्योंकि कम हाइट गया है, वेलोसिटी अब पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब यहाँ पहुंच गए हम। उसके बाद इसका हाइट इंक्रीज करता जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस मेरा इंक्रीज करता जाएगा। कहां तक? तो d/2 पर जाके फिर वेलोसिटी 0 होगा, तो ये इंक्रीज करेगा d/2 पर, मतलब ये डिस्टेंस मेरा d था, तो ये डिस्टेंस d/2 होगा। यहाँ पर जाएगा और वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। तो यहाँ के बाद ऐसा होगा। ये कौन सा ग्राफ है? देख लो, आंसर होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने पूछा, बढ़िया किया। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया समझ में सबको? हाँ सर। इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, कॉमन सेंस है, दिमाग लगाना है। कहानी कहां से शुरू हुई? डी हाइट से शुरू हुई। तो मेरा ग्राफ x इज इक्वल टू डी से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके किधर जाएगा? तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ यहाँ से नीचे जाएगा। तो जैसे ही इतनी बात समझ आ गई तो हम ऑप्शन बी और डी को तो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। अब ओरली सॉल्व करने का सोचो। इस पूरे प्रोसेस में वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज किया है, हाँ या ना? हाँ। मतलब कभी कभी वेलोसिटी पॉजिटिव था और कभी कभी नेगेटिव था। हाँ सर। मतलब हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव तो कभी नहीं था। नहीं सर। मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हम ऐसे ही हटा सकते हैं। Yes, sir. ऑप्शन बी में देखो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, हाँ सर। और ऑप्शन डी में वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव दिख रहा है। Yes, sir. तो ऑप्शन बी और डी तो हम ऐसे ही हटा सकते हैं। सी भी सर ऐसे ही हटा सकते हैं ना। अब आते हैं सी और ए पर। तो बी और डी हट गया, सी और ए में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो सी और ए रहने देते हैं। अब सी और ए में डिफरेंस क्या है? तो सी में मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ए में मेरा ग्राफ कर्व है। Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर है। जब एक्सीलरेशन होता है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, मतलब हाँ सर। s v के स्क्वायर का फंक्शन होता है। हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ये पक्का है, कर्व होगा। यस सर। तो ऑप्शन ए टिक कर लेंगे, बिना एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ किए हुए ही। पक्का? Yes, हाँ sir. सर। चलिए, अब बुकलेट में से डाउट बताइए, क्या क्या पूछना है? सर 18। एक मिनट, आते हैं बुकलेट पे। सर 22। हाँ बेटा, बुकलेट एक बार मैं खोल लूँ जरा सा सामने में। मॉड्यूल फिजिक्स मॉड्यूल 2, क्या क्या दिया था मैंने होमवर्क? 13 से 22. 13 से 22। कौन से पेज पर था? 13? 15। 15th पेज। 15 पे।
लोग सबके सामने बुकलेट है? हाँ नहीं सर। तो हाँ, मैं फिर भी मैं स्क्रीन शेयर कर नहीं देता सर। हूँ ताकि कम से कम दिखता तो रहे। तो एक दूसरे लॉगिन से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप लोग उसको जिसको मन करेगा क्वेश्चन पढ़ता तो रहेगा कम से कम। हाँ, नंबर बोलिए अब, कौन कौन सा बोला आप लोगों ने? 18 22 20 22 और 20 सुनाई दिया मुझे। 18 18 सुनाई दिया मुझे। 15 15 15 21 15 18 20 21 22। और कुछ? हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। बुकलेट क्वेश्चन नंबर 15। A ball is thrown vertically up, is caught by a person who threw the ball after 4 seconds. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 4 सेकेंड है, यही मतलब हुआ इसका? है ना? यस सर। हाँ सर। 2u/g की वैल्यू 4 है, मतलब u की वैल्यू 40/2 20 मीटर पर सेकेंड है। कोई दिक्कत नहीं? आगे। अच्छा, g 9.8 लेने को बोला है, तो कितना हो जाएगा? ये 20 नहीं होगा, तो 9.8 4.9 इंटू 4 19.6 होगा शायद। उसके बाद क्या है? कौन सा क्वेश्चन था? 15 था। हाउ हाई डिड इट गो एंड with what velocity it was thrown? तो with what velocity it was thrown का तो यही आंसर हो गया। हो गया। अब मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो u²/2g फॉर्मूला बेस्ड है, तो 19.6 into 19.6 upon 9.8, तो ये हो गया 39.2 मीटर। ये हो गया बी का आंसर। सर वो 2G है, G नहीं है क्या? डिनोमिनेटर में। अच्छा, 90 हाँ तो 2 भूल गया मैं। तो 39.2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 19.6। ठीक है। हाँ सर। पक्का? और भी कुछ पूछा है? हाउ फार was it below the highest point 3 सेकेंड आफ्टर इट इज थ्रोन? तो 3 सेकेंड में इसका पोजीशन कितना होगा? तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। u की जगह 19.6, t 3 सेकेंड माइनस हाफ, g की जगह 9.8, t 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 19.6 इंटू 3 माइनस 4.9 इंटू 9, ऐसा हो गया। हो गया ना? हाँ सर, हो गया। कितना होगा ये वैल्यू? ये हो गया 58.8 माइनस
14.7 मीटर ग्राउंड से हुआ। ये जो वैल्यू आया ये कहाँ से आया? फ्रॉम ग्राउंड आया। यस सर। आपसे क्या पूछा है? फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट 19.6 है, तो 19.6 माइनस 14.7, तो 4.9 मीटर है आंसर। हाँ सर। तो इसके तीनों आंसर आ गए हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A stone falls from a cliff and travels 24.5 meter in last second of its motion before it reaches to the ground at the foot of cliff. Find the height of the cliff. तो इसमें क्या है? यहाँ से गिरना शुरू किया, मान लो ये हाइट h है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा। मान लो नीचे t टाइम में पहुंचा, तो यहाँ पर t-1 सेकेंड में, और ये होगा t सेकेंड में, और ये डिस्टेंस है 24.5 मीटर। नंबर कौन सा था? 18। 24.5 मीटर। तो यही मतलब हुआ कि लास्ट 1 सेकेंड में 24.5 मीटर आया, मींस t-1 से t के बीच में इतना चला होगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी, दैट इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर। एक ये इक्वेशन हो गया, और दूसरा h माइनस 24.5 दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू t माइनस 1 का स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हाँ सर। तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन। क्या क्या अननोन है? h और t। तो इक्वेशन 1 से h का वैल्यू 2 में पुट कर दो और t निकाल लो, और t का वैल्यू फिर 1 में पुट कर दो और h निकाल लो। होगा? हाँ सर। तो जरा जल्दी से सॉल्व करके बताइए, होगा तो। इसको कॉपी कर लो, फिर सॉल्व करके बताओ।
आया आंसर? टाइम का वैल्यू 3 सेकंड आया। एच आया कि नहीं? जो आंसर दिया है देखो। हाँ सर, आया है आज। वेरी गुड। सबका हुआ या मुझे बताने की जरूरत है? आया सर 44 मीटर। इरेज करूं? आगे बढ़े? सबका हो गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। A stone is dropped into a well of 45-meter depth. Sound of splash due to the stone striking the water surface in the well is heard 3.125 seconds. After 3.1 find the velocity of sound. तो वेल कितना है? 45 मीटर डीप है। तो देखो ये भी आप लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं नहीं करने वाला। तो यहाँ पर मान लो पानी है, एक पत्थर को यहाँ से गिराया, तो यहाँ से ऐसे गया, ये हाइट है 45 मीटर है, ऐसा बोलिए। यस सर। तो यहाँ पर पत्थर की आवाज आएगी, यहाँ पर पत्थर की आवाज आएगी और वो साउंड यहाँ से चल के फिर यहाँ पर पहुंचेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा t1 और साउंड को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t2। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t1 प्लस t2 की वैल्यू 3.15 सेकेंड्स है। इसमें से t2 को क्या बोलेंगे हम लोग? h अपॉन स्पीड ऑफ साउंड बोलेंगे। हाँ। साउंड तो कोई मटेरियल बॉडी नहीं है कि उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। साउंड का मास तो होता नहीं है, तो मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगी। साउंड का जो भी स्पीड v है उससे यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना ही टाइम लगेगा, आया ना?
हाँ सर। तो कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं सर। नहीं। और ये जो T1 होगा ये √2h/g होगा। तो ये दोनों मिला के 3.125 सेकेंड है। इसमें सब कुछ मुझे मालूम है, VH ढूंढना है। जल्दी से करके बताइए, ये T1 √2h/g कैसे हुआ, आया समझ में? -h इज इक्वल टू -12 g T1 स्क्वायर। केस 1, केस 2, केस 3 में देखो आया था। दोबारा से सर ये आपने डिराइव भी करके दिया था। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। जल्दी से इसका देखिए आंसर मैच किया कि नहीं। सर वो स्टोन ड्रॉप किया था ना? हाँ ड्रॉप किया था। हाँ सर, आ गया आंसर। आ गया सबका, तो आगे बढ़ो। हाँ सर आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Acceleration due to gravity on a planet is 1/5 that of the Earth. If it is safe to jump from a height 2 meters on the Earth, what will be the corresponding safe height on this planet? तो होता क्या है, जब हम किसी हाइट से जंप करते हैं तो हम लोगों को चोट लगती है, यही होता है ना? हाँ। बोलो। तो चोट लगती है मतलब ग्राउंड हम पर फोर्स लगाता है। वो फोर्स अगर एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होता है तो हमारी हड्डी टूट जाती है। हाँ सर। जो भी हड्डी का अपना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा उसके हिसाब से। तो कहता है कि अगर हम ग्राउंड पर 2 मीटर से जंप करते हैं तो सेफ हाइट है। मतलब जब 2 मीटर से जंप करते हैं तब जितना भी फोर्स मेरे ऊपर लगता होगा उतने में मेरी हड्डी नहीं टूटती। यही मीनिंग हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर मैं किसी एक ऐसे प्लेनेट पर जंप कर रहा हूँ जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1/5 है, तो वहां पर मैं कितने हाइट से जंप करूं कि मेरी हड्डी नहीं टूटे? यही मोरलेस मतलब है। हाँ सर। सर अब बताओ, अगर हम कहीं से अर्थ पर जंप करें ग्राउंड पर, तो ग्राउंड मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे?
न्यूटन सेकेंड लॉ मालूम है? बोलो। हाँ सर। क्या होता है? जी क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? m1 m2 by 2 r square. Sir, rate of change of momentum is directly proportional by the external applied force. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही फोर्स है, ये तो पता चल गया है ना? हाँ सर। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो जब मैं ग्राउंड पर जंप करूंगा तो फाइनली मैं रुक जाऊंगा, रुकूंगा। हाँ सर। तो फाइनल मोमेंटम 0। यस। अब ग्राउंड से जस्ट हिट करने से पहले मेरी जो भी वेलोसिटी होगी, मास इनटू दैट वेलोसिटी, वही मेरा चेंज इन मोमेंटम होगा। यस सर। और वही मेरा फोर्स होगा, यस। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब है कि आप ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट कर रहे हो, फोर्स उसी के प्रोपोर्शनल होगा। होगा। यस सर। तो देखो, so force exerted by the ground on you is proportional to speed with which you are hitting. अब कहीं भी h हाइट से वैल्यू देख लेंगे जो भी है, h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ऐसा होगा। माइनस g माइनस h का प्रोडक्ट, तो v अंडर रूट 2gh होगा। आया ना? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2gh, बोल सकते हैं। यस सर। तो फर्स्ट केस का जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो होगा अंडर रूट 2 g1 h1, यही होगा ना? पहले केस में जो फोर्स होगा वो वही होगा ना, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ऐसा कुछ, यही होगा सर। दूसरे केस में जो फोर्स होगा वो होगा सम कांस्टेंट इनटू 2 इनटू वहां का g और उस केस का हाइट, यही है। तो पहले केस में 2 मीटर पर जो फोर्स लगता है उससे ज्यादा लगेगा तो टूट जाएगा, समझ रहे हो? इसका मतलब है कि G1H1 should be equal to G2H2। तो पहले केस में G है और पहले केस में हाइट 2 है, दूसरे केस में G/5 है और हाइट मुझे ढूंढनी है। तो ये हाइट 10 मीटर आ गई। समझ आया? हाँ सर वो G1H1 और G2H2 सेम कैसे हुए? तभी तो, अगर इस फोर्स पर टांग नहीं टूटा, पैर नहीं टूटा, तो ये फोर्स इससे ज्यादा तो नहीं होगा। नहीं। तो F2 should be less than equal to F1। यस। तो सेफ रहने के लिए F2 should be less than equal to F1, ठीक है? तो F2 square should be less than equal to F1 square, ठीक है? इसका मतलब हो गया, स्क्वायर स्क्वायर करके सब करोगे तो 2g
GH1 should be less than equal to, ऐसा करेंगे। हाँ तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि H2 is equal to, H2 should be greater, जो भी है 1 इधर था ना, सॉरी 1 2 अब उल्टा कर दिया मैंने, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो H2 should be less than equal to G1 by G2 into H1, ऐसा होगा। तो यही H2 का मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, दैट इज सेफ डिस्टेंस। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो रेड वाला सीक्वेंस फॉलो करो, एक ही बात है। सर क्वेश्चन में दिया है कि assume that safety depends on velocity। क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया है कि assuming safety depends on velocity of reaching ground। हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैं इतनी देर से जो कहानी सुना रहा था मोमेंटम, मैं क्या कह रहा था, दूसरी बात कह रहा था मैं। तो सर ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों की वेलोसिटी सेम अज्यूम करे और फिर कर दे? वही किया है ना, v√2gh होता है, देखो तो दोनों का वेलोसिटी सेम कब होगा, जब g1 h1 इक्वल टू g2 h2, वही आया। हाँ सर वही किया है। तीसरी बात, बट वो जो लिखा है अज्यूम, वो अज्यूम क्यों करे, वो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वो तो फैक्ट है, वही सिखा रहा था। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। A stone is dropped from point 0.4 meter above the top of a 0.5 meter high window. Find the time taken by the stone to pass through the span of। लास्ट में भी कराया था ये क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक याद है, कराया था कि नहीं? वैल्यूज अलग दिया होगा बट जरूर कराया होगा। ये आपके घर का विंडो है, और इस विंडो से 0.4 मीटर ऊपर, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 मीटर, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, और ये विंडो की हाइट दी हुई है 0.5 मीटर। तो आपसे पूछा है कि इस बॉल को
ये बॉल ऐसे ऐसे नीचे आएगा, है ना। तो इस बॉल को, विंडो को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच का टाइम गैप कितना होगा, ये पूछा है। क्वेश्चन समझ आया क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है? हाँ सर। पक्का कोशिश कर सकते हो या मैं कर दूं? सर आप करके दो ना। हाँ मैं ही करके दूंगा, बट उसमें कुछ सीखोगे नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी कराया है कि लास्ट के 1 सेकंड में 24.5 मीटर जाता है, लेकिन तुम्हें एफर्ट मारना नहीं है। मेरे करने से थोड़ी ना सीख पाओगे। एक्टिंग देख के नहीं सीखते हैं बेटा, एक्टिंग करना पड़ता है। क्रिकेट देख देख के स्टेडियम में थोड़ी ना खेलना सीख लेंगे। मैंने जब कहा कि खुद कोशिश करने को, इसका ये रीजन है कि सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी कराया था 24.5 मीटर वाला, फिर से कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। तो यहाँ पर अगर T1 टाइम पर पहुंचा और यहाँ पर T2 टाइम पर पहुंचा, तो मुझे T2 माइनस T1 चाहिए। A to C के लिए लिखेंगे, देखना ध्यान से। A to C के लिए अगर लिखेंगे तो 0.5 प्लस 0.4 0.9 इज इक्वल टू हाफ G T2 स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। A to B के लिए लिखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड इसीलिए कहा था कर लो, कहता है सर आप करके दीजिए, मैं तो करके नहीं लूंगा। उससे क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस होगी, तुम्हारा सीखना कितना होगा वो इम्पोर्टेंट है। T1 T2 मिल जाएगा। हाँ सर। तो T1 माइनस T2 माइनस T1 मिल जाएगा। हाँ सर। तो देखो इजी था ना, इसलिए कहा था करने को बेटा, और कुछ नहीं। चलो कोशिश करो, अब तो कम से कम करने की कोशिश करो। नहीं हो तो बोलो, मैं लिख दूंगा आंसर, कैलकुलेशन तक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। कोशिश तो करो एक बार। सर आ गया। आ गया पक्की से? हाँ सर।
सबको आ गया, आगे बढ़े? हाँ सर आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया। असाइनमेंट 5 और बुकलेट तक कहानी खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी थ्योरी करेंगे। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस पत्थर को हम लोग ग्राउंड से ऊपर थ्रो कर रहे थे, उसी पत्थर को अगर हम लोग वर्टिकली अप थ्रो नहीं करके किसी एंगल पर थ्रो करेंगे, मतलब ऐसे फेंकेंगे, तो क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा और ऐसे गिरेगा जाके कहीं, ऐसा होगा? यस सर। हाँ सर। ये है यू, ये एंगल है थीटा, इसको मान लो मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ, इसको मान लो मैं वाई एक्सिस कह देता हूँ। तो टर्मिनोलॉजीज केवल आज सीख लो। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको रेंज कहते हैं, कैपिटल आर। ये जो ग्राउंड से मैक्सिमम ऊपर जितना जाता है, इसको हम लोग हाइट कहते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है, इसको ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये जो u है, इसको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये जो थीटा है, इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समझ आया? तो जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर इसका मैकेनिक्स देखते हैं कि होता क्या है इसमें। लिख लिया सबने? हाँ सर। सर वो बीच में क्या लिखा है? रेंज, हाइट, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और ट्रैजेक्टरी।
ठीक है। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में भी पार्टिकल पर तो एक ही फोर्स लग रहा है ना, mg नीचे की ओर, है ना। Yes, फोर्स sir. तो कहीं नहीं लगा, फोर्स तो एक ही mg लग रहा है। तो अगर मैं इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस बोलूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, x और y इन दोनों डायरेक्शन में अगर हम काइनेमेटिक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट करें, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, एक्सीलरेशन अलोंग x एंड एक्सीलरेशन अलोंग y, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, एक एक करके मुझे बताओ इस पूरे प्रोसेस में y डायरेक्शन दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0. 0। 0 ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस पूरे प्रोसेस में x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? R R. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस पूरे प्रोसेस में y में एक्सीलरेशन कितना था? H. कितना? -9.8। -g। हाँ सर। तो y में एक्सीलरेशन -g, x में एक्सीलरेशन कितना है? सर वो तो जो एक्सेलरेशन रहेगा भाई, x में तो है ही नहीं ना, फोर्स तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, हॉरिजॉन्टल में तो लग ही नहीं रहा है कोई फोर्स इस पार्टिकल पर, तो x में एक्सीलरेशन 0 होगा, है ना। हाँ सर। पार्टिकल के पास केवल और केवल नेगेटिव y डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन है, यस सर। तो x में एक्सीलरेशन 0 हो गया। हाँ। अब काम की बात, अगर बॉल को यहां से थ्रो किया है तो बॉल के पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी x में भी होगी और इनिशियली कुछ वेलोसिटी y में भी होगी, क्योंकि x में वेलोसिटी है तभी तो आगे गया, y में वेलोसिटी है तभी तो ऊपर नीचे गया, है ना। Yes, sir. x हाँ में सर। वेलोसिटी कितनी होगी? बोलिए। x में वेलोसिटी होगी u cos थीटा और y में वेलोसिटी होगी u sin थीटा। ये कैसे होगा मालूम है? ये जो मैंने रेड में लिखा u cos थीटा और u sin थीटा, ये समझ आया कैसे होगा या नहीं आया? सर वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये u है तो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। समझ आया कि नहीं? हाँ सर, समझा। देखिए ये एंगल थीटा है, ये लाइन अगर मेरा u है तो ये लाइन डेफिनेटली u cos थीटा होगा ना, cos थीटा इज b by h और sin थीटा इज b by h, तो ये u sin थीटा। तो हम ऐसे बोलेंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसका x कंपोनेंट u cos थीटा और y कंपोनेंट u sin थीटा। समझे कुछ? हाँ हाँ सर। सर समझ गए। जल्दी से इसको कॉपी कर दीजिए।
हो गया? हाँ सर। लिख लिया आप लोगों ने? यप। ठीक है, चलिए इसकी आगे की कहानी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।